स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, I welcome you all to the Study IQ education platform. So finally, good news for the entire youth of the country, for the people who are preparing for the government examinations. आप सबको ये पता ही होगा कि these are the very common problems, है ना, कभी एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है. Sometimes we hear that कि भाई OMR शीट में कोई ऑल्ट्रेशन करता हुआ पकड़ा गया, कई बार चीटिंग हो रही है, कई बार एग्जाम पेपर लीक हो गया ऑलरेडी, है ना. जैसे परसों ही जम्मू कश्मीर में ऑर्डर आया है कि भाई जो इस साल वाला प्रीलिम्स है उसको क्वैश करा जाए. इन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए लोकसभा में फाइनली देयर हैज़ बीन दिस बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द स्टैट्स, क्यों ज़रूरी था, है ना, वाई इट वॉज रिक्वायर्ड. हम स्टैट्स भी जानेंगे भाई कितनी जिंदगियां स्टेक पे थी. इसका एक सीरियस मेजर रिपरकशन भी रहेगा कि भाई दिस इज ऑल्सो फोर्सिंग, क्योंकि आज हम स्टैट्स देखेंगे, यू विल सी दैट इंडिया के जो सुसाइड रेट्स हैं स्पेशली अमंग द पॉपुलेशन जो 30 साल के नीचे है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. एंड फिर हम यूथ को हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इंडिया की यूथ इज गोइंग अब्रॉड, ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, भारत में कौन रहेगा, दिस दैट, the people who were ruling on us, now you want to work for them. But are we even providing them the fair chance to compete in India and fight for their survival? Today we look at all of this, right? Moving forward, so there is a bill to prevent the unfair means in public examination that has been introduced. तो ये इंडियन एक्सप्रेस पे भी एक्सप्लेन्ड आर्टिकल था बेसिकली. अगर हम इस बिल की बात करें तो ये बिल इंट्रोड्यूस क्यों करा गया है. सबसे पहले दो शब्द अगर आपने समझ लिए तो आपने ये सारा बिल समझ लिया. पहली चीज है अनफेयर मीन्स. हम डिस्कस करेंगे, इसका सेक्शन नंबर 3 है जो अनफेयर मीन्स को बताता है. किसमें? पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम्स में. अभी के लिए जो बिल आया है, यू शुड नो कि ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशंस पे फोकस करेगा. एंड पब्लिक एग्जामिनेशंस के लिए इसने बोला है कि भाई पब्लिक एग्जामिनेशन जस्ट कोई भी ऐसा एग्जाम जो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, जहां वो UPSC हो वो करवा रहा है, फिर चाहे वो SSC हो, मूविंग फॉरवर्ड रेलवे हो, एंड देन आपका बैंकिंग हो. एंड बैंकिंग के बाद इसने बोला है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. ये 5 कवर करी गई हैं. NTA कौन सी एजेंसी है? जो आपका JEE कराती है ना. मूविंग फॉरवर्ड यही एजेंसी है जो आपका अभी CUET भी कराती है, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी, अंडर ग्रेजुएशन का भी. तो इन एग्जाम्स को फिलहाल के लिए वी आर गोइंग टू टैकल. क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि पिछले 5 सालों में हमारे पास 48 ऐसे स्टांसेस हैं जहां 15 से 16 स्टेट्स में कम से कम 1,20,000 पोस्ट्स के लिए, जहां पे 1.5 मिलियन लोग यानी कि 15 लाख एस्पिरेंट्स ने अप्लाई करा था, वहां पे हमें मैल प्रैक्टिसेस के स्टांसेस मिले हैं. ठीक है, अगर हम इन्हीं स्टैट्स को बेहतर तरीके से समझें, सो यू जस्ट सी द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टांसेस जो हमें देखने को मिले वो राजस्थान में. 7 पेपर्स में हमें करप्ट प्रैक्टिसेस देखने को मिली हैं. एंड इसकी इंटेंसिटी पता क्या है? 7 पेपर मतलब कितने लोगों की लाइफ स्टेक में थी? 38,41,000 लोगों की. सेकंड नंबर पे हमारे पास 2 स्टेट्स आती हैं MP की, जहां पे भी फिर से 5 पेपर्स में हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिली. एंड देयर कितने लोगों की लाइफ स्टेक में थी? 1,64,000. देन मूविंग फॉरवर्ड टू तेलंगाना, अगेन वी हैव 5. कितने यूथ की लाइफ स्टेक पे थी? इट वॉज 6,74,000, 6,74,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ दैट? दिस इज द यूथ ऑफ इंडिया. और हम इस चीज की बात कब कर रहे हैं? जब वर्ल्ड ओवर ये बोला जा रहा है कि भाई प्रेजेंटली जो इंडिया की पॉपुलेशन है, जो इंडिया की यूथ है, वो सबसे अपने अच्छे एज क्राइटेरिया में है. सबसे यंग पॉपुलेशन अगर किसी की है अभी राइट टाइम के ऊपर, सो दैट इज ऑफ इंडिया. एंड इसी से इंडिया अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड अचीव कर सकता है. लेकिन अगर हम लोग यही प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू होने देंगे, है ना, कैन वी अचीव द डेमोग्राफिक डिविडेंड? डोंट यू थिंक दैट द सेम डेमोग्राफिक डिविडेंड विल टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर फॉर अस? इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी. तो उसको बचाने के लिए दिस बिल इज अ वेरी गुड वे फॉरवर्ड फॉर इट, राइट. मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल. द नेम इज GS_Gill UPSC. आई अपलोड इट देयर. अगर आपको किसी भी कोर्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हो. द नेम इज GS_Gill 07. स्टडी IQ's फाउंडेशन बैच P2I वो भी शुरू हो रहा है ना.
and all the other courses if you're preparing for this year's preliminary examination, right? ये channel का code है, so you can avail this course. यहाँ पे I am teaching you all the subjects some comprehensive तरीके से UPSC की 2024 वाले अटेम्प्ट की तैयारी करेंगे प्रीलिम्स के लिए. इसी में ही आपका टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, इसी में ही आपका वन ऑन वन मेंटरशिप है ना मेरे साथ, वो भी इंक्लूडेड है. ठीक है जी. अगर आपको इस कोर्स को अवेल करना है या किसी भी स्टडी IQ के कोर्स को अवेल करना है, क्योंकि अगर आप 25 की तैयारी कर रहे हो राइट, तो P2I फाउंडेशन कोर्स इज देयर फॉर यू. यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड सर्च अबाउट इट. प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की सारी तैयारी आपको उसी कोर्स में कराई जाएगी. ठीक है. एंड इस कोर्स या उस कोर्स के लिए यू कैन अप्लाई द कोड GS Live, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है जो नीचे लिखा गया है. ठीक है जी. अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड या किसी भी कोर्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है, सो जस्ट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी ऑन दीज 2 Instagram एंड Telegram IDs. राइट. चलिए आगे बात बढ़ाते हैं. जो आपको 2 चीजें मैंने समझने के लिए बोला था, अनफेयर मीन्स एंड पब्लिक एग्जामिनेशंस. पब्लिक एग्जामिनेशन कौन से होंगे हम समझ चुके हैं. अनफेयर मीन्स क्या है, तो वो इस बिल के सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है. 3 चीजों को इसने अनफेयर मीन्स बोला है. सबसे पहली चीज, अगर कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन पेपर या आंसर की को लीक कर देता है, सो दैट इज एन ऑफेंस अंडर इट. दूसरी चीज, आपको यह भी समझना होगा कि इसके अंदर जो भी ऑफेंस होंगे दे विल बी कॉग्निजेबल. वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होगा, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा. दैट विल बी अ नॉन बेलेबल. ये हीनियस रखी गई है. ठीक है जी. नाउ पहला है क्वेश्चन पेपर या आंसर की को लीक करना. दूसरा है किसी के पास अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो. अनऑथोराइज्ड का मतलब सरकार ने उसे कोई अथॉरिटी नहीं दी, बट स्टिल दैट पर्सन इज हैविंग OMR शीट या क्वेश्चन पेपर. दैट इज ऑल्सो ऑफेंस. आप अनऑथोराइज तरीके से अभी क्वेश्चन पेपर या OMR शीट नहीं रख पाओगे, तो इससे भी जो एक इनिशियल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जहां से लीकेज शुरू होगी, वो भी कर्ब कर दिया है. एंड लास्टली, अगर आप पेपर के बाद OMR शीट्स या आंसर की में ऑल्टरेशन करते पकड़े गए, देन ऑल्सो दैट इज एन ऑफेंस. ठीक है. आप भी कमेंट्स में अपने सुझाव दीजिएगा, है ना, बिकॉज नाउ दिस बिल इज देयर, इट विल बी ओपन टू पब्लिक डिस्कशन ऑल्सो. सो यू शुड ऑल्सो टेल मी कि भाई व्हाट अदर एस्पेक्ट्स कुड हैव बीन देयर जो हम इसमें और इनकलकेट कर सकते थे. ठीक है जी. इन तीनों के बिना. चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें कि भाई अगर कोई करता हुआ पकड़ा गया तो क्या होगा, तो उन सब के बारे में सेक्शन 9 बोलता है क्लियरली, अगर कोई भी बंदा या ये 3 चीजें करता हुआ पकड़ा गया, राइट, सो दैट विल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड ऑल्सो फॉर दैट मैटर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस. ठीक है जी. मूविंग फॉरवर्ड, इनकी जो पनिशमेंट होगी वो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है. अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति इन तीनों चीजों में से जो हमने पहले डिस्कस करा करता हुआ पकड़ा जाता है, उसको 3 से 5 साल की सजा होगी प्लस 10 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा. अभी आपको एक चीज पता होगी, कई बार जैसे स्टूडेंट्स को तो ये पता ही है, लेकिन मामा पापा को भी हुआ वॉचिंग द वीडियो, आप कभी अपने बच्चे को लेके जाते हो एग्जाम में, तो ऑफलाइन एग्जाम होता है ना, हैंड से OMR शीट भरनी होती है, लेकिन कई बार डिजिटल एग्जाम भी होता है ना. उसमें जैसे फॉर एन एग्जाम्पल देयर इज कंपनी कॉल्ड एज TCS, है ना, जो करवाती है. आपके घर के आसपास सेंटर्स होंगे वहां पे कंप्यूटर पे. जैसे पिछले अभी IB का एग्जाम हुआ था, वो कैसा था, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम था. उसमें क्या होता है, वी हैव आल्सो सीन रिसेंटली कि जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो कंप्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं, है ना, उनमें भी अभी चीटिंग की, जो अपना ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कुछ चीजें चलती हैं, उनको रोकने के लिए अगर सर्विस प्रोवाइडर उन तीनों में से कुछ भी ऐसा चीज करेगा, तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए 1 करोड़ रुपए का फाइन रखा गया है. एंड तीसरी जो डिवीजन करी गई है, दैट इज फॉर द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब सबकी मिलीभगत से, एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड. From the peon to the uppermost part, everyone is involved for the cheating purpose, है ना. And they are taking 5 to 10 lakh for a paper, for particular paper from one individual, and वो पैसा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है. That is lies under the category of organized crime. और organized crime वालों को कम से कम 5 से 10 साल की सजा होगी, और इनकी फाइन की लिमिट रखी गई है 10 करोड़ रुपए. ठीक है जी. So this has been defined. Now moving forward, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये भारत का बेसिकली देखो होता क्या है. जस्ट अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस. आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस करा हुआ है, वो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, कि बेसिकली जब हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है ना, लेट्स से ही इज ऑफ 20-21 साल का बच्चा है, वो ग्रेजुएशन कर ली उसने, तुरंत हम उसको एक अलग जोन में भेज देते हैं कि भाई ये वाली एजुकेशन छोड़ के जा, तू दिल्ली चला जा, यू गो टू कोटा और वॉट एवर इट इज, एंड वहां जाके तुम लोग तैयारी करो. तैयारी करने से क्या होता है, वो बच्चे के जो जिंदगी के पीक साल है ना, जहां पे उसने अपनी जिंदगी बनानी है, दोज इयर्स वो सिर्फ एक एग्जाम के पीछे इन्वेस्ट कर देता है. एंड बाद में अगर उसके पास फॉर्मल एजुकेशन होती भी है, मास्टर्स होती है, वो प्राइवेट से होती है,
ओपन से मास्टर्स कर रहा होता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जस्ट पेपर देने जाता है. दैट्स द हार्श रियलिटी ऑफ दिस. सिर्फ पेपर देने ही जाते होगे. यू मस्ट नॉट हैव स्टडीड इवन द बुक्स ऑफ योर मास्टर्स जिन्होंने करी भी है यूपीएससी के साथ. एंड देन लेटर ऑन मान लीजिए वो बंदा अपने 6 के 6 अटेम्प्ट देता भी है, 4 भी देता है, 5 भी देता है, एंड ही इन्वेस्ट्स हिज एज 22 साल से लेके 26-27 साल तक यहीं पे ही. उसके बाद की लाइफ क्या अगर ये ना हुआ तो? यू ऑल मस्ट हैव वॉच्ड द 12th फेल. परसिस्टेंस थी सर में एंड ही क्लियर्ड द एग्जाम, बट व्हाट इफ ही डिड नॉट? बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं. नहीं हुआ तो उसके बाद लाइफ क्या? 27 साल की उम्र के बाद द पर्सन विल इन्वेस्ट 2 years इन डूइंग मास्टर्स, 29 साल के हो जाएंगे. एंड देन इफ ही कंटिन्यूज टू स्टडी लेटर, व्हाट अबाउट द मैरिड लाइफ? तो सारी जिंदगी मिसअप हो जाती है, राइट? सो एंड देन इन फ्रस्ट्रेशंस एंड ऑल यू कैन सी रिजल्ट्स. वन ऑफ द अगर हम एज ब्रेकअप करें सुसाइड्स का, है ना, सिंस 2014 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग, तो द मेजर चंक 34% इज ऑफ द पीपल जो 18 साल से 30 साल की उम्र के हैं. अभी बंदा शिद्दत से 5-6 साल मेहनत करता है एंड देन द करप्ट प्रैक्टिसेस इन द एग्जाम दे रूइन हिज लाइफ ऑल टुगेदर. उसके बाद कुछ भी नहीं है उसके बाद करने के लिए. ही डजंट इवन हैव द फॉर्मल एजुकेशन टू एंटर एनी अदर सेक्टर. एंड व्हाइल डूइंग यूपीएससी यू कैन नॉट हैव डिग्रीज लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स दिस एंड दैट. कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता. यू ऑलवेज ऑप्ट डिग्रीज लाइक कि भाई मास्टर्स करेंगे पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमी में, दिस दैट, एंड यू आर बार्ड फ्रॉम द आईटी सेक्टर ऑल्सो, राइट? देन मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम ग्लोबल लेवल की में कंपैरिजन करें, यू जस्ट सी दीज टू बॉटम स्टार्स आर ऑफ द ग्लोबल लेवल सुसाइड्स एंड जस्ट सी द अपर टू वंस आर द सुसाइड रेट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिया. ये भारत के सुसाइड रेट हैं. And these frustrations in the youth is a major reason for that. Moving forward, अगर हम अगली बात करें, then we always blame the youth कि भाई youth तो बाहर जा रही है. Our freedom fighters were fighting for them since a lot of time. We want to expel Britishers out of the country, and today our youth is going to UK, our youth is going to United States of America, and वो उनके लिए काम करना चाह रही है. What ideally you expect them to do? If they do the menial jobs, or let's say if they do the other kind of jobs, for an example working in the restaurant, है ना, या कोई और काम भारत में करें, वहां पे इतना वेजेस नहीं है. यहाँ पे they go to there because they get a good wages. Also there is one behavioral mindset, आप कुछ भी बोल लीजिए इसको, because I belong to Punjab and I personally seen these problems. लोग जब यहाँ पे वो रेस्टोरेंट में काम करना, डोमिनोज में काम करना, इसको शर्म मानते हैं. फैमिलीज यहां से कब से बसी हुई हैं, है ना, सो दे हैव देयर स्टेटस सिंबल. वहां जाके वो चीज नहीं रहती. एवरीवन इज वर्किंग सो दे वर्क लाइक दैट. बट उसका रीजन क्या है? इफ दे वुड हैव गॉट अ गवर्नमेंट जॉब इन पंजाब, और इफ दे वुड हैव गॉट अ गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया, नो वन विल एवर ट्राई टू गो टू लाइक द फॉरेन कंट्रीज टू वर्क. एंड फिर हम बोलते हैं कि भाई पढ़े लिखे भी जा रहे हैं, तो पढ़े लिखों को भी अगर इफ देयर विल बी नो मोर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट दे विल डू? एंड देन वी आर फेसिंग द सिमिलर प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन. Just एक छोटी सी बात से that some people are corrupt enough to make the examination system corrupt in India. Then moving forward to this, अगर आप इंडिया की एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करोगे, always talk about this concept, no? कि भाई भारत के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है. वो क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमो मतलब होता है आपके लोग, ग्राफिक मतलब उनका डेटा, डिविडेंड मतलब कि उनसे कुछ रीप कर पाएंगे. क्यों कर पाएंगे? अगर आप ये भारत के स्टैट्स देखो, मेल और फीमेल के, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अपनी इस एज ग्रुप में है. और ये एज ग्रुप कितना है? 20 से लेकर 14 साल वाला, और 14 टू 24 वाला. इसका मतलब क्या है? हमारे यहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है. वी हैव मोर वर्किंग एज पॉपुलेशन. इस वर्किंग एज पॉपुलेशन को अगर हमने मान लीजिए अगले 20-25 सालों तक ना संभाला, तो ये सारे का सारा चंक कहां चला जाएगा? यहां पे चला जाएगा. तो इनमें जो वर्किंग कैपेसिटी होगी वो कम होती रहेगी. फिर ये वाली पॉपुलेशन कम रहेगी, ये वाली बढ़ जाएगी, तो इनका डिपेंडेंसी रेशियो भी इन पे बढ़ जाएगा. अभी इनके नीचे कुछ नहीं है, राइट? अभी यहां पे वी हैव चंक. ऊपर वाली पॉपुलेशन, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो आपके मम्मा पापा हो गए, जब आप काम करने लग गए, एक उनका भी स्टेज आएगा व्हेन दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन यू, राइट? तो अभी वो लोग कम हैं. लेकिन मान लीजिए अगर ये लोग मम्मी पापा वाली स्टेज में पहुंच गए, तो देन देयर चिल्ड्रन, उनको वर्किंग एज में भी रहना पड़ेगा, साथ के साथ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी.
then India cannot say that our demographic dividend will reap us the benefits. फिर वही demographic dividend भारत के लिए demographic disaster बन जाएगा. It's like अभी भारत के पास लड़ने के लिए करोड़ों की आर्मी है, बट जस्ट इमेजिन अगर अभी भारत ने लड़के युद्ध ना जीता तो इन द इयर्स दैट सेम आर्मी बुजुर्ग होने वाली है, सीनियर सिटीजन होने वाली है. Then that same army will become a burden on us, burden on India. Burden not in that sense, negative sense में burden, but उनकी responsibility लेनी पड़ेगी भारत को. तो अभी it's the right time, government should take the right measures. जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, स्किल इंडिया है ना, जैसे परसों के न्यूज में था कि भाई नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क लाया जा रहा है जिससे एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन दोनों को जोड़ा जाएगा, है ना. तो सिमिलरली इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का भी जो प्रैक्टिस है करेक्ट होना चाहिए. इनके साथ साथ एक फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन भी इनकलकेट करना चाहिए. व्हाई नॉट द गवर्नमेंट इज गिविंग द कोचिंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस और उसको फॉर्मल सिस्टम के साथ मर्ज कर दे, सो दैट इवन इफ दिस इज नॉट देयर, यूथ हैज सम सॉर्ट ऑफ अदर थिंग टू गो फॉर इट. एंड लास्टली दिस बिल विच इज देयर, इट इज अ गुड स्टेप फॉरवर्ड. एटलीस्ट देखो 38 लाख लोग इन राजस्थान, 38 लाख यूथ इन राजस्थान, राइट. लोग शिद्दत से तैयारी करते हैं यार, दिन रात एक करते हैं. पीपल लीव ऑल द सोशल एस्पेक्ट, शादी पे नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे. ट्रस्ट मी, द पीपल हु प्रिपेयर सीरियसली, उनको पता भी नहीं होगा कि उनके घर पे क्या हो रहा है यार. रिलेटिव से कांटेक्ट टूट जाता है. एवरीथिंग दीज थिंग्स सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपेंस एंड देन अनफेयर प्रैक्टिसेस, that will not be a justice to them. So hence this bill is a good way forward. It's a good step by the government. It should be passed, I feel, immediately in this session only, and there should be a system of at least providing a fair chance to everyone. ठीक है जी. Thank you so much. So that was analysis for today's video. What are your views about it? Please do let me know in the comments, because this is honestly a very serious issue for the youth of India and also as a nation as the whole. Right? Thank you so much. See you guys. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.